तो गाइस ये कहानी कुछ ऐसी है। एक दुनिया होती है जहाँ पर सभी लोग पत्थर बन जाते हैं और उनमें से एक लड़का जो कि यंग साइंटिस्ट होता है वो उस पत्थर में से निकल आता है, लेकिन उसके आसपास काफी ज्यादा जंगल होते हैं। अब देखते हैं कि क्या वो सभी लोगों को पत्थरों से निकाल पाएगा और क्या वो मॉडर्न साइंस को वापस लेकर आ पाएगा। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये एनीमे आपको देखना चाहिए क्योंकि इसमें काफी आप सभी को साइंस की नॉलेज भी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है। एनीमे की स्टार्टिंग में हमें ताइजू नेम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने मेन हीरो सेनकू के पास जा रहा होता है। वो सेनकू से कहता है कि भी आखिरकार 5 साल सोचने के बाद वो अपनी क्रश को प्रपोज करेगा। सेनकू कहता है कि मुझे तुम्हारे इस इनलॉजिकल डिसीजंस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी मैं एक हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे लव पोशन देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ताइजू मना कर देता है। ताइजू उस पोशन को फेंक देता है और कहता है कि वो ऐसी चीप ट्रिक्स पर विश्वास नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि उस पोशन को आग लग जाती है। तो सेनकू कहता है कि उसे 1 बिलियन% पता था कि ताइजू इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये एक गैसोलीन थी। तो उसके बाद ताइजू अपनी क्रश को प्रपोज करने के लिए चला जाता है। ताइजू की क्रश उसके सामने खड़ी होती है और जो क्रश होती है उसका नेम यूजीरा होता है। वो भी ताइजू के बोलने का वेट कर रही होती है और पास में ही उसके क्लासमेट्स भी विंडो से सब कुछ देख रहे होते हैं कि क्या रिजल्ट आता है ताइजू के बोलने का। तो उसके बाद जब ताइजू उसे कहने वाला होता है कि तभी एक ग्रीन लाइट आती है और सभी पेट्रीफाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें दिखाई देता है कि वो लाइट पूरी अर्थ में फैल रही है और सभी इंसान पत्थर बनते जा रहे हैं, बस जानवरों को छोड़कर। ताइजू के पेट्रीफाइड होने के बावजूद भी उसे होश रहता है। वो बस अपनी क्रश को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है। पहले घंटे बीतते हैं, फिर दिन बीतने लगते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल बीत जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन ताइजू अभी भी टोन बना रहता है। लेकिन एक दिन ताइजू पेट्रिफिकेशन से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ताइजू देखता है कि पूरी मॉडर्न दुनिया गायब हो चुकी है और चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। जब वो स्टोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे यूजीरा दिखाई देती है जो कि कैंपेट्री के पास ही होती है जहाँ पर ताइजू ने उसे प्रपोज करना था। उसे यूजीरा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, लेकिन ताइजू ने तो यूजीरा को प्रपोज करना था, इसलिए वो पत्थर बनी यूजीरा को ही प्रपोज कर देता है। जब वो पेड़ पर देखता है तो उसे लिखा हुआ मिलता है कि सेनकू उसका वेट कर रहा है। ताइजू सेनकू के पास चला जाता है। सेनकू से बताता है कि वो ताइजू से 6 मंथ पहले ही जाग चुका था और आज की डेट है 5 अक्टूबर 5738 ईयर और हम सभी को स्टोन मने को 3700 ईयर हो चुके हैं। ताइजू उससे कहता है कि उसे एग्जैक्ट डेट कैसे मालूम है और वो बताता है कि जब से वो स्टोन बना है तो उसने गिनती करनी बंद ही नहीं करी। वो थोड़ा सा हमें सेकंड्स का आइडिया भी बताता है। वो बताता है कि वो 11 अरब 64 करोड़ 27 लाख 65,530 सेकंड गिन चुका है, जिससे हमें सेनकू का आईक्यू का आइडिया हो जाता है कि वो कितना जीनियस है। सेनकू ताइजू को अपने बेस में ले जाता है और दोनों मिलकर कुछ टूल्स बनाते हैं जो कि उनकी सर्वाइविंग में काम आएंगे। फिर सेनकू ताइजू को एक गुफा में ले जाता है और वहां पर हमें एक लिक्विड दिखाई देता है जो कि जमीन पर गिर रहा होता है। सेनकू ताइजू को बताता है कि ये लिक्विड कोई आम लिक्विड नहीं है, ये है नाइट्रिक एसिड और ये एसिड ही सेनकू का कारण है कि वो पेट्रिफिकेशन से बाहर आ चुका है। सेनकू उसे ये भी बताता है कि वो कब से इस लिक्विड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है। इसलिए सेनकू अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखता है और जंगली ग्रेप से वाइन बनाता है। सेनकू दिमाग वाला काम करता है, ताइजू वो काम करता है जिसमें ताकत लगती है और 3 हफ्ते बाद वो अल्कोहल तैयार हो जाती है। अब सेनकू उसे काटना चाहता है, इसलिए सेनकू उस अल्कोहल को एक बड़े सारे मिट्टी के पॉट में डालकर उसे आग नीचे रख देता है, लेकिन वो पॉट कमजोर होता है और टूट जाता है, जिससे सेनकू की अल्कोहल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद सेनकू एक छोटा सा पॉट बनाता है जो कि उस अल्कोहल को संभाल लेता है। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है। सेनकू अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके एक ऐसा सोल्यूशन बना लेता है जिससे वो पंछी पे डालता है तो वो पेट्रिफिकेशन से बाहर आ जाता है। इससे उनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। ताइजू फैसला करता है कि सबसे पहले वो यूजरिका को पेट्रिफिकेशन से आजाद करेगा। फिर दोनों यूजरिका के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे ताइजू सोचता है कि अगर उसने
ऐसे ही वो फ्लूइड युजरिका के ऊपर डाला तो वो नेगेटिव होगी। इसलिए वो फैसला करता है कि वो युजरिका को अपने कैंप पर वापस ले जाएगा। लेकिन जब वो दोनों उसे वापस लेकर जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर शेर और उसकी प्राइड्स हमला कर देती है। ताइजू युजिरिया को सैनकू को पकड़ा देता है और फैसला करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। सैनकू इस बात को मानता नहीं है। वो रिवाइवल फ्रूट को एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के ऊपर डाल देता है। वो फाइटर पेट्रिफिकेशन को तोड़ता हुआ सीधा लाइन और उसकी प्राइड के ऊपर हमला कर देता है और दोनों को बचा लेता है। ताइजू काफी खुश होता है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग साथी मिल चुका है, लेकिन सैनकू को अभी भी थोड़ा सा डाउट होता है। उसे डर होता है कि विदाउट कोई वेपन, विदाउट कोई लॉ, ये इंसान इस स्टोन एज में हम सभी के लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। सैनकू, ताइजू और वो फाइटर बेस में चले जाते हैं। तीनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। वो फाइटर अपना नाम सुकासा बताता है। ताइजू से बताता है कि सैनकू का काम दिमाग वाली चीजें करना है और मैं मेहनत वाले काम करता हूँ। सुकासा कहता है कि तुम सभी क्या खाते हो। सैनकू बताता है कि हम मशरूम्स, हरी सब्जियां और कभी कभी रैबिट भी खाते हैं अगर हम पकड़ पाएं। तो सुकासा कहता है कि आज के बाद तुम सभी को ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम सभी के लिए शिकार किया करूंगा। तो सुकासा का काम होता है शिकार करना और फाइट करना। उसके बाद हमें तीनों एक जगह पर दिखाई देते हैं जहाँ पर वो खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुकासा एक पत्थर पर पंच मारता है, उसे ब्रेक कर देता है। सैनकू और ताइजू काफी हैरान होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया है। तो उसके बाद वो एक लड़की को उठाता है और साइड में रख देता है और कहता है कि मुझे माफ करना तुम सभी को चुकाने के लिए। असल में ये लड़की इस पत्थर के बीच फंसी हुई थी। तो ताइजू कहता है कि ये लड़का तो काफी नेक इंसान है। उसके बाद फिर खाना बनने के बाद सभी पेट भरकर खाना खाते हैं। तो सैनकू और ताइजू ने बहुत टाइम बाद पेट भरकर खाना खाया होता है। सैनकू सुकासा और ताइजू से एक सवाल पूछता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए सबसे क्या जरूरी है, पर दोनों सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सैनकू कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना भी कह सकते हैं और चौक भी कह सकते हैं, जिससे मैदानों में निशान लगाए जाते हैं। तो ताइजू कहता है कि समझ गया, तुम उस चौक की बात कर रहे हो जो टीचर हमारे सर पर मारा करते थे, मतलब हमें वापस से स्कूल में जाना होगा। सैनकू कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसी चौक की बात कर रहा हूँ। हम स्कूल जा सकते हैं, पर मुझे ये बताओ कि 3700 ईयर्स के बाद कौन सा तेरा स्कूल खुला होगा। बेवकूफ आदमी, मैं उन सेल्स की बात कर रहा हूँ जिससे तुम अपनी दाढ़ी बनाते हो। इनको पीस कर हम चूना बना सकते हैं। तो ताइजू कहता है कि अब मेरा काम है इन सी सेल्स को इकट्ठा करना। तो ताइजू कुछ ही टाइम में बहुत सारे शेल्स को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें पीसना शुरू कर देता है। सैनकू उसके बाद उन सभी को चूने के 4 फायदे बताता है। वो बताता है कि पहला फायदा हमें खेती करने में आएगा। अगर हम इस चूने को मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी से हाइड्रोजन आयंस खत्म हो जाएंगे, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा फायदा हमें इसका होगा कंस्ट्रक्शन में। अगर हम इसे रेत के साथ पकाएंगे तो हमें मिलेगा मोटर, जो कि होता है बेसिक सीमेंट, जिससे हम भट्टियां और अपने रहने के लिए घर बना सकते हैं। तीसरा फायदा हमें यह है कि हमें ये कीटाणुओं से बचाएगा। सीवीड को चूने और तेल में मिलाकर गर्म करते हैं, उस रिएक्शन से हमें साबुन मिलेगी, जो साबुन हमें कीटाणुओं से बचाएगी। अगर हम स्टोन एज में बीमार हो गए तो मतलब मौत पक्का है। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा सा पत्थर हमें डॉक्टर से बचाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पत्थर है डॉक्टर स्टोन। तो हमें एनिमी का असली टाइटल समझ आ जाता है कि इस एनिमी का नाम डॉक्टर स्टोन क्यों है। सैनकू चौथा फायदा बताने वाला होता है कि सुकासा उसकी तारीफ करने लग जाता है। सुकासा कहता है कि जब से वो जागा है वो सैनकू को देख रहा है कि सैनकू इतने अच्छे से उसे समझा रहा है और वो कितना तेज है। सैनकू कहता है कि कई करोड़ों सालों से चला आ रहा है कि जो तुम्हारी मुंह पर तारीफ करता है उसके इरादे नेक नहीं होते हैं। वो तुम्हारा पीठ पीछे दुश्मन होता है या इन फ्यूचर वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। और वो कहता है कि मुझे बता दो तुम्हारा इरादा क्या है। सुकासा कहता है कि सैनकू तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा इरादा अच्छा है। मुझे पता है कि तुम मॉडर्न सिविलाइजेशन को स्क्रैच से बिल्ड कर लोगे, जो कि अच्छी बात है और मैं भी यही चाहता हूँ। अगले सीन में सुकासा सैनकू समुद्र के किनारे होते हैं। सुकासा एक पत्थर के पुतले के पास होता है और एक शेल को उठाता है और कहता है कि इस स्टोन एज में ये शेल्स किसके गुलाम नहीं है, इन्हें कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद वो एक कहानी सैनकू को सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि एक गरीब लड़का होता है जिसकी बहन की सर्जरी हो रही होती है और उसकी बहन उससे सी शेल्स का
नेकलेस मांगती है। इसलिए वो लड़का उन सी शेल्स को इकट्ठा करने के लिए समुद्र के पास आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक मिडिल एज आदमी आ जाता है और उसके साथ उसे दारू की बदबू भी आती है और वो उस गरीब लड़के को जो शेल्स इकट्ठा कर रहा था उस आदमी के अकॉर्डिंग उस शेल्स को चोरी कर रहा था, उस बच्चे को बुरी तरह से पीटता है और उसका मुंह खराब कर देता है। वो बेचारा लड़का वो अपनी बहन के लिए नेकलेस नहीं बना पाता है और उसकी बहन मरमड नहीं बन पाती है। उसके बाद सुकासा उस स्टैचू को जोर से मुक्का मारता है और स्टैचू की गर्दन अलग कर देता है। सैनकू कहता है कि सुकासा तुम्हें पता है क्या, तुमने अभी एक बेकसूर को मारा है। सुकासा कहता है कि मुझे पता है मैंने क्या किया है। और वो पूछता है कि सैनकू क्या तुम सभी को रिवाइव करोगे, उन्हें भी जिनके दिल काले हैं। पहले तो ये लोग तुम्हारा एहसान मानेंगे, उसके बाद ये घमंडी लोग कहेंगे कि ये जमीन मेरी है, इसका रेंट दो, और ये बुरे लोग जो गरीब यूथ है उनका फ्यूचर खराब करेंगे। और क्या तुम ऐसी दुनिया को फिर से जिंदा करना चाहते हो? ये स्टोन वर्ल्ड ये अच्छा है, ये दुनिया एक नेक और पाक स्वर्ग है। हम सिर्फ जो नेक इंसान हैं उनको ही जिंदा करेंगे और ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसका कोई भी मालिक नहीं है। और ये अच्छा है रोमांटिक को प्योर और काइंड बनाने का। क्या सैनकू तुम मेरी बात से एग्री करते हो? तो उसके बाद वो एक और आदमी को मारने के लिए जाता है और सैनकू उसे रोक लेता है। सैनकू कहता है कि मैं तुमसे 1 मिलीमीटर भी एग्री नहीं करता हूँ और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल एक्साइट नहीं करती हैं। मुझे एक्साइट करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ साइंस, एनिमेशन जैसे कि डोरेमोन, और मैं सभी इंसानों को जिंदा करूँगा चाहे वो कोई भी हो, वो भी अपनी साइंस की पावर से। सो गाइस, इसी के साथ आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है और हम कह सकते हैं कि सुकासा के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है और सैनकू उसकी बातों से एग्री नहीं करता है। तो हो सकता है कि इन दोनों की आगे जाकर बहुत ज्यादा दुश्मनी हो और सुकासा को रोकना सैनकू के लिए मुश्किल हो। अगर आपको आज के एनिमे की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें कि आपको पार्ट 2 चाहिए। मैं जल्द से जल्द इसका भी पार्ट 2 ले आऊंगा और ड्रैगन बॉल की वीडियो पर भी वर्क चल रहा है, उसका भी पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।